जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जाना कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं तथा हमने यह भी सीखा कि प्रत्येक टेंस के 4 उपभाग होते हैं। आज हम प्रेजेंट टेंस का पहला उपभाग जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है के रूलों तथा उनका उपयोग कर वाक्य को कैसे बनाते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ही जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जानने से पहले हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का अर्थ अनिश्चित होता है, मतलब कि इस टेंस में यह होता है जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा कि इस टेंस के अंतर्गत कार्य का होना पाया जाता है, कार्य का होना पाया जाता है, लेकिन यह कन्फर्म नहीं होता है कि कार्य कितने समय से हो रहा। मतलब इसमें समय का जो है कोई बात नहीं की जाती है कि कितने समय से कार्य हो रहा है। तो चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इससे जो है पता चलेगा हमें कि कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान डेफिनेशन ये परिभाषा ये होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पर हम समझेंगे, जैसे लिखा है राधा खाना पकाती है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा टेंस है। तो इसको पहचानने के लिए हम सबसे पहले लास्ट का वाक्य के अंत का अक्षर देखेंगे। तो इसमें अंत का अक्षर हमारा क्या है, पकाना है, पकाती। तो ता लास्ट में आया है, इससे जो है हम समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर इसके बाद है वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है, तो इसको भी हम कैसे पहचानेंगे, इसमें लास्ट में ता है आया है, इसलिए जो हम पहचान जाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको कैसे बनाएंगे तो ये आगे वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को। तो चलिए बढ़ते हैं। फिर अगला हमारा एग्जाम्पल हमने लिया है वह क्रिकेट खेलता है। तो इसको भी पहचानने के लिए खेलना जो है ता लास्ट में आया, इसलिए हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इसमें एक और बात ये भी होती है कि इस टेंस में हमें यह बताया जा रहा होता है, मतलब कि इस कार्य में जो है इस टेंस में सूचना देने का कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है, सूचना देने का। जैसे वह स्कूल जाता है, तो हम किसी को सूचना दे रहे होते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ या वह स्कूल जाता है। जैसे हमने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं किसी को सूचना दे रहा हूँ कि भाई मैं स्कूल जाता हूँ। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, तो आप किसी को सूचना दे रहे हैं कि वह क्रिकेट खेलता है, तो इसलिए हम इसको जो है सूचना इसमें दी जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सूचना देने का कार्य भी होता है। फिर हम देख लेते हैं अफर्मेटिव को। अफर्मेटिव मतलब सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव साधारण वाक्य हम कैसे बनाएंगे, उनके नियमों को देखते हैं। इससे जो है आसानी से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि इसका पहला वाला रूल होता है, पहला नियम होता है कि ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। नहीं समझे, चलिए उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण है जैसे श्याम घर जाता है, श्याम घर जाता है। तो इसमें क्या है, तो इसमें यह है कि श्याम हमारा क्या है, श्याम जो है हमारा सब्जेक्ट है। फार्मूला लिखा हुआ है, पूरा सूत्र लिखा हुआ है, इसी के आधार पर सारे वाक्य बनते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा था। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है श्याम, और फिर
क्रिया, फिर लिखी जाती है क्रिया। तो क्रिया क्या, इसमें जाने का काम होता है, तो जाना क्या है, हमारी क्रिया हो गई। तो जाना के बाद इसमें लिखा है कि फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं, जब ही सी इट तथा एक वचन नाउन हो, तब वहाँ पर जो है हम एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या, सबसे पहले हमने लिखा श्याम, क्योंकि श्याम हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले श्याम को लिख लेते हैं। फिर हमारी क्रिया क्या है, क्रिया हमारी जाना है, तो जाना लिख लिए हम। जाना की होती है गो, और गो में जो है ईएस जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे तो हो जाएगा गोज टू होम। होम क्यों लिखेंगे, क्योंकि होम हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम होम लिख देते हैं। अब हमें देखना यह है कि कहाँ पर हम यस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर ई एस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम एस और ई एस का प्रयोग कब और कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हम ई एस का प्रयोग कब करेंगे। तो ई एस का प्रयोग हम जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो, मतलब क्रिया के अंत में ओ आया हो। जैसे हम देखते हैं गो लिखा हुआ है, तो अंत में क्या आया है, अंत में ओ आया है, तो ओ आया है तो हम क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे, गोज हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा है डू में अंत में क्या है, अंत का अक्षर हमारा ओवेल्स है जो कि ओ है, तो इसलिए हम इसमें ईएस लगा देंगे, तो हो जाएगा डज। फिर अगला देख लेते हैं, यदि मुख्य क्रिया के साथ डबल एस या फिर एस एच हो तो हम ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किस लिखा है, किस लिखा हुआ है, तो किस में जो है अंत के दो अक्षर डबल एस आए हुए हैं, दो अक्षर डबल आए हुए हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पर ई एस का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा किसेस। क्या हो जाएगा, किसेस हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा भी देखते हैं, पास में भी क्या हुआ है, पास में भी ई एस का प्रयोग होगा, क्योंकि PASS लिखा हुआ है, पास है, तो पास में ई एस का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा पासेस। फिर है इसी तरह पुश, अब पुश में ई एस का प्रयोग करेंगे क्योंकि अंत का अक्षर, पुश का अंत का अक्षर SH है, और हमने देखा है कि हमने नियम में देखा है कि SH या फिर डबल एस आए तो ई एस का प्रयोग कर देंगे, तो ये हो जाएगा पुशेस। फिर है विश्व में भी SH आया हुआ है, और नियम के अनुसार SH आए तो हम ES का प्रयोग करते हैं, तो विशेष हो जाएगा। इसी प्रकार और देख लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर ES का प्रयोग करते हैं। फिर है जिन मुख्य क्रियाओं के साथ कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो। कॉन्सोनेंट समझते हो, कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन कितने होते हैं, इंग्लिश वर्णमाला में 21 व्यंजन और 5 स्वर होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्राई हमने एक उदाहरण लिया है ट्राई, तो TRY। अब ट्राई में अंत का अक्षर क्या है, वाई आया है, अंत का अक्षर वाई है, और वाई के बगल का अक्षर जो कि आर है। तो आर क्या है हमारा, आर तो भाई कॉन्सोनेंट्स है, क्योंकि व्यंजन तो 5 ही हैं, ओवेल्स तो 5 ही हैं, जैसे AIEO 5 ही तो व्यंजन हैं, 5 ही तो ओवेल्स हैं, बाकी सारे व्यंजन्स हैं। तो इसमें वाई के बाद में क्या आया है, आर आया है, वाई के बाद आर आया है, तो इसके लिए जो है हम ES का प्रयोग करेंगे। और एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि वाई को हटाकर वाई की जगह हम IES का प्रयोग करेंगे। किसका, IES का प्रयोग करेंगे, वाई की जगह पर हम आई का प्रयोग करेंगे। इसी तरह ट्राई हुआ, तो ट्राई में TRY को हटाकर आई लिख दिया गया, और फिर ES जोड़ दिया गया। नियम के अनुसार जिन मुख्य क्रियाओं के साथ कॉन्सोनेंट्स प्लस वाई हो तो वहाँ पर हम ES का प्रयोग करते हैं। फिर चलिए देखते हैं क्राई। इसी तरह एक एग्जाम्पल हमने लिया है क्राई, तो क्राई का अंत वाला अक्षर क्या है, अंत वाला अक्षर वाई है, और उसके बगल वाला अक्षर जो क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। और हमने देखा है, एग्जाम्पल्स में पढ़ा है कि कॉन्सोनेंट्स प्लस वाई आए तो ES का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं हम S का प्रयोग कब करेंगे। S का प्रयोग कब करेंगे, देखिए ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में वाई आए तो आप तुरंत ही ES का प्रयोग कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है।
यदि जिन देखते हैं ईएस का प्रयोग जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओवेल प्लस वाई हो, तो क्या हो, ओवेल प्लस वाई हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल्स है, एक प्ले, प्ले लिखा हुआ है, तो प्ले का अंत वाला अक्षर वाई है और उसके ठीक बगल वाला अक्षर ए है, ठीक बगल वाला अक्षर ए है। तो हम एग्जाम्पल्स में नियम में लिखा हुआ है कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओवेल प्लस वाई हो, तो ए वाला हमारा ए क्या है, ए तो ओवेल है भाई, ए ओवेल है और वाई जो है हमारा कॉन्सोनेंट्स है, और ओवेल प्लस वाई आए तो हम एस का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ये हो जाएगा प्ले का प्लेज। फिर है स्ले, एस एल ए वाई, स्ले हुआ, तो स्ले का जो है अंत का अक्षर तो भाई वाई है और उसके वाई के बगल का अक्षर जो है ए है, और ए भाई ए तो हमारा ओवेल्स है, इसलिए ए जब ओवेल्स है तो हम क्या करेंगे, एस का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा स्लेज। अब स्लेज मीन्स क्या होता है, स्ले मीन्स होता है मारना। फिर इसके बाद एग्जाम्पल हमने एक और लिया है स्टे, स्टे मीन्स पता है, स्टे मीन्स होता है ठहरना, ठहरना। तो ठहरना में वाई अंत में अक्षर आया, वाई के बगल में ए आया, तो हम तुरंत ही एस का प्रयोग कर देंगे, तो स्टेज हो जाएगा। इस तरह जो हमने सीखा कि एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और से नियम कैसे बनाते हैं और सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले अगर सिंपल वाक्य अफर्मेटिव बना रहे हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ई एस तब लगाएंगे जब ही सी इट या एक वचन नाउन हो तो हम एस या एस का प्रयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इसी तरह एक उदाहरण और देखते हैं हम। एक उदाहरण यही है, जैसे श्याम गोज टू होम। अब तो समझ में आ गया है कि ई एस कब लगाया जाता है, तो इसमें ओ के अगर ओ आया हुआ है तो हम ई एस का प्रयोग कर देंगे, अगर अंत में क्रिया के अंत में ओ आया हुआ है। चलिए नियम दूसरा हम देख लेते हैं। आई वी यू दे के साथ जो है हम कब कैसे अपना नियम लगाएंगे, तो आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता या बहुवचन नाउन के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब आई वी यू दे अगर आया हुआ है तो हम बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन यस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं कि इसका फार्मूला कैसे लगाना है। तो सब्जेक्ट मतलब सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, कर्ता के बाद क्रिया लिखनी है। अब क्रिया में भाई फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। क्रिया की फॉर्म में तो पता होनी चाहिए ना, क्रिया कितने फॉर्म में है, 3 फॉर्म में है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। प्रत्येक क्रिया की 3 ही फॉर्में होती हैं, तो उसमें से जो है इसमें आपको फर्स्ट वाली फॉर्म लगानी है। तो फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद आप ऑब्जेक्ट लिख देना, और अगर वाक्य बहुवचन में है तो एस या ई एस लगाने की भूल नहीं करना। इसी तरह हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तुम पत्र लिखते हो, तो तुम क्या है, तुम तो भाई थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, इसलिए जो है हम यू को हम बहुवचन में रखते हैं, इसलिए जो है यू के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यू लिखकर क्रिया लिख देंगे। क्रिया क्या है हमारी, पत्र लिखना, तो राइट है, क्रिया क्या है, राइट। अब राइट में ई एस नहीं लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट हमारा कर्म क्या है, लेटर, यू राइट्स लेटर। इसी तरह एक और उदाहरण है, मैं घर को जाता हूँ, मैं घर को जाता हूँ। इसको पहचानने के लिए भी सबसे पहले कोई भी टेंस हो तो सबसे पहले उसको पहचानो कि वह कौन से टेंस में है। तो इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है भाई, क्योंकि इसमें अंत में ता आया है, तो समझ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरह मैं घर को जाता हूँ, मैं घर को जाता हूँ, इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा आई, फिर उसके बाद हम क्रिया लिख देते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है,
क्रिया की फर्स्ट फॉर्म इसमें गो हो जाएगी, क्योंकि जाना की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो इसी तरह इसकी हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, गो लिखेंगे। फिर गो लिखने के बाद टू, टू क्यों लिखेंगे? क्योंकि टू जो है हमारा क्यों का अर्थ निकालता है। तो आई गो टू, अब ऑब्जेक्ट हमारा होम हुआ तो इसलिए आई गो टू होम, मैं घर को। अभी तक हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य मतलब साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए क्या रूल होते हैं, क्या नियम होते हैं, तो चलिए देखते हैं नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके नियमों को देख लेना होगा कि कैसे जो है कैसे हम इनको यूज करेंगे और कैसे हम इनके नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर नेगेटिव वाक्य है तो हम क्या करेंगे, नॉट तो भाई लगाएंगे ही, क्योंकि तभी तो पता चलेगा नकारात्मक वाक्य है ना। तो हम सबसे पहले नॉट को समझ लेंगे। अगर वाक्य में नहीं आया है तो हम नॉट का यूज करेंगे। अब कहाँ पर यूज करेंगे आगे देखते हैं। फिर और एक दूसरा नियम ये भी है कि यदि वाक्य में, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य में कभी नहीं आया है, क्या कभी नहीं, तो कभी नहीं यदि आया है तो हम कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें वही नियम है कि आई वी यू दे तथा बहुवचन के कर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे। किसका? डू का प्रयोग करेंगे। अभी तक तो था कि हम आई वी यू अफर्मेटिव में आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन अब नेगेटिव में हम आई वी यू के साथ या बहुवचनकर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। और फिर ही सी इट तथा मदर फादर या एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करेंगे। अब जो है एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डज का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए हम डज का प्रयोग करेंगे। एस या एस सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, बाकी किसी में भी हम यूज नहीं करते हैं। तो नेगेटिव वाक्य में ही सी इट मदर फादर या नाउन या फिर एक वचन करता है तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। चलिए हम इसका सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं, सूत्र की कैसे हम इसको करेंगे, कैसे लगाएंगे। सबसे पहले नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए भी हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। क्या होगी? सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। किसी भी सेंटेंस की सब्जेक्ट लिखने के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज है। डू डज है तो हम क्या लिख देंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने के बाद डू डज। फिर यदि वाक्य में नहीं आया है, नेगेटिव है तो नहीं तो आएगा ही, तो नेगेटिव है तो क्रिया लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद नॉट का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। नहीं समझे? चलिए उदाहरण से समझते हैं। सेंटेंस के उदाहरण इस प्रकार हैं कि वह खेत में काम नहीं करता है। अब भाई इसमें नहीं आया है तो समझ जाओ कि नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मकता है, इसमें नकारा जा रहा है, कोई भी काम करने के लिए नकारा जा रहा है। और सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को, मैंने बहुत बार बोला कि किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले उसको हमें पहचान लेना चाहिए कि कौन सा टेंस है। तो इसमें अंत में ता आया है इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हमने अभी देखा फार्मूला में कि सबसे पहले हम बनाने के लिए, वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा वह है। क्या है? वह। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद जस्ट जो है हम हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू और डज है। तो हम सबसे पहले अगर एक वचन करता है, हमने अभी पढ़ा कि ही सी इट दे या एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आया है ही, तो ही जब वह आया है तो वह के लिए हम ही, और ही हमारा थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ही डज। अब हमने पढ़ा था कि डज हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद जस्ट जो है
यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो ही डज नॉट वर्क। अब कार्य क्या है इसमें, अब यहाँ पर कम हो गया है, काम है यहाँ पे, काम, तो वर्क मीन्स होता है कार्य। तो ही डज नॉट वर्क इन फील्ड, फील्ड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अगला नियम, अगला हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल्स हमने लिया है, तुम खाना नहीं बनाते हो। तो इसमें क्या आया अंत में, अंत में ते हो आया, इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको बोलेंगे। और वाक्य में क्या आया है, और वाक्य में नहीं आया, नहीं आया तो समझ जाओ नेगेटिव, नेगेटिव है, नकारा जा रहा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारा तुम है, और तुम के साथ हमने अभी नियम में पढ़ा है कि आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो यू डू, अब नॉट आया है तो नॉट, यू डू नॉट कुक, यू डू नॉट कुक फूड। कुक क्या है इसमें, खाना, सॉरी बनाना जो है, कुक, कुक मीन्स बनाना, बनाना क्रिया हो गई और ऑब्जेक्ट हमारा फूड हो गया। फिर अगला एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, पिताजी बाजार नहीं जाते हैं, पिताजी बाजार नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन्स लिख लेंगे। नाउन्स क्या है इसमें, फादर, फादर हैं, पिताजी नाउन्स हैं। इसके बाद हम पिताजी एक वचन में हैं, पिताजी नाउन्स हैं, और एक वचन नाउन्स के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो फादर डज, और फिर नेगेटिव के लिए नॉट, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म गो, और फिर टू मार्केट, टू मार्केट लिख देंगे। तो फादर डज नॉट गो टू मार्केट। फिर अगला एग्जाम्पल है, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता। तो सबसे पहले फिर हम सब्जेक्ट मोहन, फिर क्रिया लिख देंगे। अगर मोहन मतलब एक वचन नाउन है तो डज का प्रयोग कर देंगे, और फिर नहीं आया है तो नॉट, और पढ़ना के क्रिया लिख देंगे हम रीड, और टू बुक। फिर है, मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ। आई डिड नॉट ईट मैंगो। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका आई है, यानी कि मैं, और फिर क्रिया क्या है इसमें, कौन सा कार्य होना रहा है, तो खाने का कार्य हो रहा है, इसलिए खाना क्या हुआ, क्रिया हुई, ईट हुई, ईट मीन्स खाना। तो क्रिया सबसे पहले आई के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, तो आई डू। अब फिर हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद जस्ट हम नॉट का प्रयोग करते हैं, तो आई डू नॉट। अब फिर इसमें क्रिया क्या है, खाना, तो खाना की ईट लिख दिए, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंगो, तो आई डू नॉट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूँ। इसी तरह अगर मैं बना दूँ, मुझे आम नहीं पसंद है, मुझे आम नहीं पसंद है, तो क्या करेंगे, तो आई, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वैसे ही करेंगे, सब्जेक्ट आई लिख देंगे। फिर मुझे आम नहीं पसंद है, तो सबसे पहले आई के बाद डू का प्रयोग, डू के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। फिर क्रिया उसमें लाइक होगी तो लाइक की लाइक लिख देंगे, पसंद होगी तो पसंद के लिए लाइक का करेंगे, और फिर लाइक के बाद मैंगो लिख देंगे, क्योंकि मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, कर्म होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये तो रहे नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स, और हमने सीखा कि नेगेटिव को कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का एक और रूल है कि यदि नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं या कभी भी नहीं आया है तो उसके साथ हम नेवर का उपयोग करेंगे। किसका, नेवर का। यदि वाक्य में कभी नहीं या कभी भी आया है तो हम नेवर का प्रयोग करेंगे। नेवर के प्रयोग में सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं होता है। मतलब अगर वाक्य में कभी नहीं आया है या कभी भी नहीं आया है तो उसके लिए हम डू डज का उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ नेवर लिखेंगे। और नेवर तब अगर सिंगुलर नाउन कर्ता होने पर नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या एस जोड़ते हैं, लेकिन डू डज सहायक क्रिया का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स लिया है, महेश झूठ कभी नहीं बोलता है, महेश झूठ कभी नहीं बोलता है। तो महेश क्या है इसमें, महेश सब्जेक्ट है, और फिर झूठ बोलना आपका ऑब्जेक्ट है, कभी नहीं नेवर, और फिर बोलना टेल। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है महेश, इसलिए हमने महेश लिखा। फिर इसमें
अब कभी नहीं के साथ जो है नेवर का प्रयोग करेंगे, तो महेश नेवर। अब टेल्स क्रिया क्या है हमारी, क्रिया जो है बोलना है, बोलना के लिए टेल का प्रयोग होता है। और हमने अभी बताया कि अगर कर्ता एक वचन में है तो हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो नेवर हो या कुछ भी, अगर कर्ता एक वचन है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य में, तो हम यस का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया टेल्स, फिर ए लाई, क्योंकि लाई झूठ बोलना आपका जो है ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस प्रकार से जो है अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के नेगेटिव में अगर नेवर आ जाता है तो उसके लिए हम डू डज का उपयोग ना करके सिर्फ उसकी सहायक क्रिया लिखते हैं, उसकी सहायक क्रिया नहीं लिखते हैं बल्कि नेवर का उपयोग करते हैं। और सिंगुलर नाउन कर्ता होने पर नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में नेवर के साथ हम सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। और सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन संज्ञा के साथ, एक वचन कर्ता के साथ हम नेवर के उपयोग करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बाद आपका आता है इंट्रागेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव बनाने के लिए भी कुछ नियम्स हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि इंट्रागेटिव होते कितने प्रकार के हैं। तो इंट्रागेटिव आपका दो प्रकार का होता है। एक तो फर्स्ट टाइप उन्हें कहते हैं जब वाक्य के पहले क्या आए, वाक्य के पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो हम उसको फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव बोलते हैं। और सेकेंड टाइप वाक्य के अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो वो सेकेंड टाइप आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप वाले को हम सबसे पहले सीखेंगे कि फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव बनाने के लिए कुछ नियम हैं, चलिए नियम को देखते हैं। पहला नियम है कि इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है। जैसा कि हमने अभी बताया है कि इस फर्स्ट टाइप वाले वाक्य में सबसे पहले प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड शब्द जो है सबसे पहले आएगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य अंग्रेजी ना लिखकर, मतलब अगर व्हाट आ गया, क्वेश्चन वर्ड व्हाट आ गया तो हम क्या आ गया है तो हम व्हाट ना लिखकर क्या लिख देंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग करेंगे। डू डज का प्रयोग करेंगे और व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह पर हम डू डज का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर, समझते हैं हम कैसे जो है इसका उपयोग। इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला को देख लेते हैं। फार्मूला मतलब सूत्र को देख लेते हैं, कैसे हम प्रत्येक टेंस को एक एक स्थान पर कैसे रखेंगे। सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज है, इसलिए हम सबसे पहले डू डज का प्रयोग करेंगे। फिर जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और दूसरा नियम इसका ये है कि एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग कर्ता से पहले करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग कर्ता से पहले करते हैं, मतलब सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर जो है उसके बाद नाउंस या कर्ता का उपयोग करेंगे। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है जैसे वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पहले आया है। क्वेश्चन वर्ड क्या इसमें है, क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या है, क्वेश्चन वर्ड ही तो है। तो क्वेश्चन वर्ड अगर पहले आए तो हम सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब तब वैसे प्रयोग करेंगे अगर एक वचन है तो हम डज का उपयोग करेंगे, यानी कि कर्ता या नाउंस के अनुसार जो है हम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। तो इसमें है क्या वह स्कूल जाता है, तो सबसे पहले क्या आया, इसलिए हम सबसे पहले कर्ता के अनुसार, क्योंकि ही इसमें करता है ना, वह करता है, तो वह जो है वह के लिए हम डज का उपयोग करते थे, इसलिए कर्ता के अनुसार जो है हम सबसे पहले डज लिखेंगे,
फिर सब्जेक्ट, सबसे पहले डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे। अब क्रिया क्या है, इसमें क्रिया जानना है तो इसलिए हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है जाना की गो, तो इसलिए हम गो लिखेंगे। और टू 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 तो हमारा संबंध सूचक अव्यय है। फिर जो है इसमें कर्म आपका क्या बचा, कर्म हुआ स्कूल, कर्म स्कूल है। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस यह बनता है कि डज ही गो टू स्कूल। फिर अगला एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, क्या राम गाना गाता है, क्या राम गाना गाता है। सबसे पहले इसमें क्या आया आपको ये देखना, सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले क्या आया है तो कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया का उपयोग करेंगे। तो राम क्या है, राम नाउन है, एक वचन है, इसलिए हम सबसे पहले डज का उपयोग करेंगे। फिर जो है राम, राम जो कि सब्जेक्ट है, कर्ता है, उसको हम लिखेंगे। फिर सहायक क्रिया का उपयोग कर देंगे और सहायक क्रिया की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा सॉन्ग है, क्रिया हमारी सिंग है और राम हमारा नाउन है और डज जो है सहायक क्रिया है। इसलिए पूरा वाक्य बनता है डज राम सिंग ए सॉन्ग। तो ये तो थे हमारे सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन वाक्य, इंट्रागेटिव सेंटेंस के एक वचन वाक्य बनाने के नियम। अब हम देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस का बहुवचन कैसे बनाएंगे। बहुवचन मतलब सिंगुलर नंबर कैसे बनाएंगे, सिंगुलर नाउन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सिंगुलर नाउन बनाने के लिए इंट्रागेटिव सेंटेंस में बहुवचन कर्ता के साथ डू का उपयोग करते हैं। मतलब डू का उपयोग कर्ता से पहले करेंगे। अगर बहुवचन है तो डू का उपयोग करते हैं और एक वचन है तो डज का। लेकिन सब अलग नेगेटिव और अफर्मेटिव में क्या होता था, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते थे फिर जो है क्रिया लिखते थे। लेकिन इंट्रागेटिव में, इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप में ये होता है कि सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखते हैं फिर जो है उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल्स है, क्या तुम खाना खा, क्या तुम खाना सबसे पहले आया। अगर क्या सबसे पहले आया तो हमें नाउन देखना है, मतलब सब्जेक्ट देखना है क्या है। सब्जेक्ट आपका तुम है, तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो। तो यू जो है आपका प्लूरल नंबर में आता है, प्लूरल नंबर में आता है, इसलिए हम सबसे पहले डू का उपयोग करेंगे फिर जो है यू का। और क्रिया इसमें क्या है, ईट है, खाना है, तो इसलिए हम खाना ईट लिख देंगे। और फूड, फूड मीन्स होता है भोजन, तो भोजन क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम सबसे पहले बहुवचन में डू का प्रयोग करके यू लिखेंगे और फिर ईट, फिर फूड। फिर एग्जाम्पल से एक और लिए हैं हम, एक और है जैसे क्या वह सब स्कूल में पढ़ते हैं, क्या वह सब स्कूल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या पहले आया है, क्या पहले आया है तो हम कर्ता के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। कर्ता हमारा बहुवचन में है इसलिए हम कर्ता प्लूरल नंबर में है इसलिए हम डू का उपयोग करेंगे। फिर जो है उसके बाद क्रिया लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम डू लिखेंगे, फिर जो है डू के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट हमारा दे है। फिर क्रिया हमारी रीड जो कि पढ़ना है, इन स्कूल, इन स्कूल मतलब स्कूल में, क्या वह स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये तो रहे सब इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप बनाने के नियम। अब हम देखते हैं इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप बनाने के नियम। तो इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप में क्या होता है, जैसा कि हमने अभी बताया कि सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव में सबसे क्या होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में आता है, पूरे सेंटेंस के बीच में जो है क्वेश्चन वर्ड आता है। जैसा कि लिखा इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। और इसका नियम एक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में बीच में आए तो, बीच में आए तो हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की, प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिख लेंगे। जैसे क्या आया तो क्या के लिए हम सबसे पहले व्हाट लिख लेंगे। फिर जो है कर्ता के अनुसार डू डज का प्रयोग करेंगे, मतलब कर्ता अगर एक वचन में है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, अगर कर्ता बहुवचन में है तो हम डू का उपयोग करेंगे। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर जो है क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद क्रिया लिखते हैं तो क्रिया की इसमें भी फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे।
फिर जो है जितना वाक्य शेष बचता है तो वाक्य के अंत में लिख देते हैं। मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद कर्ता लिखेंगे और कर्ता के बाद अगर कोई कुछ छूट रहा है तो हम अंत में शेष वाक्य लिख देते हैं। एग्जाम्पल से हम देखते हैं। और बाकी तो हमने बताया कि एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे। फार्मूला भी इसका सेकेंड टाइप का देख लेते हैं। फार्मूला है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख लेंगे। इसलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर क्वेश्चन वर्ड कर्ता या नाउन के अनुसार जो है हम सहायक क्रिया का उपयोग करेंगे। अगर एक वचन नाउन है तो डज का, बहुवचन नाउन है तो डू का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डू डज का उपयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वाक्य पूरा लिख देंगे। तो चलिए उदाहरण से देखते हैं एक वाक्य कैसे बनेगा इसका। सबसे पहले तुम अब क्या खाते हो। तुम अब क्या खाते हो। सबसे पहले आपको देखना है इंट्रागेटिव ये वाक्य है, क्योंकि इंट्रागेटिव में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें आया है जो कि क्या है। तुम अब क्या खाते हो, तो क्या बीच में आया है, इसलिए बीच वाला रूल लगेगा। तो बीच वाले रूल में ये था कि अगर क्या बीच में आए तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेंगे और फिर जो है हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो भी कर्ता के अनुसार। अगर एक वचन में करता है तो डू का उपयोग, एक वचन करता है तो हम डज का उपयोग, अगर बहुवचन में है तो डू का उपयोग। तो पहले वाले सेंटेंस में यू जो है, यू आपका सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन आपका बहुवचन में आता है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखकर बहुवचन, यू बहुवचन है तो हम उसके लिए डू का उपयोग करेंगे। फिर जो है सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट हमारा यू है और फिर क्रिया हमारी कौन सा काम हो रहा है, खाने वाला काम हो रहा है, खा रहा है, तो खाना की ईट लिख देंगे और नाउ लिख देंगे। नाउ मीन्स अब। व्हाट डू यू ईट नाउ, क्या तुम अब खाते हो। फिर जो है दूसरा एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स है वह अब क्या करता है। वह अब क्या करता है। तो सबसे पहले इसमें क्या आया है, क्या जो है आपका बीच में आया है। तो क्या अगर बीच में आया है तो हम क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेंगे। क्या की अंग्रेजी क्या हुई, व्हाट के बाद जो है सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट वह है। वह जो कि थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन को हम एक वचन नाउन में रखते हैं। तो एक वचन नाउन में रखने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, जो एक वचन का बोध करा रही हो, एक वचन का बोध कराती है आपकी डज। तो सबसे पहले व्हाट लिखने के बाद हम डज का उपयोग कर देंगे। डज का उपयोग करने के बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही, फिर डू मीन्स करना होता है तो डू जो है करना की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। अगर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना होता तो डिड लिखते, अगर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता तो हम डन लिख देते। लेकिन हमें प्रयोग करना है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का, इसलिए हम डू लिखेंगे। फिर जो है लास्ट में जितना कुछ बचा लिख देंगे। लास्ट में बचा अब जो होता है नाउ। व्हाट डज ही डू नाउ, क्या वह अब क्या करता है। फिर जो है तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। तो सबसे पहले इसमें कौन सी क्या है, कौन सी आपका क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या हुआ है, बीच में आया है। तो हमने बताया कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो सबसे पहले कुछ ना करके उसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, अंग्रेजी। और फर्स्ट टाइप में क्या होता था, फर्स्ट टाइप में अगर क्या पहले आता था तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते थे कर्ता के अनुसार। लेकिन सेकेंड टाइप में ये होता है कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख लेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन वर्ड की व्हिच, कौन सी की अंग्रेजी क्या होती है, व्हिच होती है। तो हम व्हिच सबसे पहले लिख लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप को सीखा। हमने सीखा कि यदि वाक्य अफर्मेटिव है और एक वचन है तो हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर अफर्मेटिव वाक्य है और बहुवचन में है तो हम सिर्फ
ईएस का उपयोग, यस या ईएस का उपयोग नहीं करेंगे। और नेगेटिव के साथ सदैव हम नॉट का उपयोग करेंगे। और नेवर के साथ अगर वाक्य में कभी नहीं आया है तो हम नेवर का उपयोग करेंगे। और यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख लेंगे, फिर जो है सहायक क्रिया का उपयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब का उपयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। और अगर यदि सब क्वेश्चन वर्ड पहले आया तो हम सबसे पहले कर्ता के अनुसार, नाउन या संज्ञा के अनुसार जो है हम सहायक क्रिया का उपयोग करेंगे, फिर संज्ञा का उपयोग करेंगे, फिर क्रिया का उपयोग करेंगे और वो भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और हम अगली वीडियो में, प्रेजेंट हो चुका है आपका, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।